नहाने के पानी के अंदर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा केसर डाल करके स्नान करें। ऐसा अगर आप रोज़ करते हैं तो आपको धीरे धीरे देखेंगे कि आपके अंदर आत्मविश्वास जागेगा और अच्छे अच्छे रिश्ते आपके घर आने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी शादी में आने वाली रुकावटें समाप्त हो जाएंगी। विशाल जी, आपने ये बताया कि किस तरह से लड़की अगर ओवर एज हो रही है तो उसके लिए क्या उपाय है, लेकिन लड़कों का क्या, उनके बारे में भी तो कुछ बताइए। बिल्कुल, अक्सर ये देखा गया है कि आज के टाइम में लड़का और लड़की सब समान हैं। लड़कियों की शादी में परेशानी आती है, उसी तरीके से लड़कों की भी शादी में परेशानी आती है। तो सबसे पहले आप अपना हॉरोस्कोप चेक कराएं कि कहीं आपके एंटी कॉम्बिनेशन ऑफ मैरिज तो नहीं आ रहे हैं। अगर एंटी कॉम्बिनेशन ऑफ मैरिज आ रहे हैं तो आप थोड़ा दिन इंतज़ार कीजिए, और जैसे ही जब आपका कॉम्बिनेशन ऑफ मैरिज आए, पॉजिटिव कॉम्बिनेशन ऑफ मैरिज आपको लगे कि कुछ समय के बाद आपके आने वाले हैं, तो आप ये एक छोटा सा उपाय करें, जो भी लड़के हैं, कि आप शुक्रवार वाले दिन एक 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा लें। उसके अंदर थोड़े से आप चावल, एक बैजंती की माला, एक कुछ श्रृंगार का सामान, थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी जौ और चावल, इन सबको लपेट करके आप राधा जी के चरणों में रख करके आएँ और उनसे प्रार्थना करें कि आप मेरी पत्नी स्वरूप होकर के आइए और मेरा वरण कीजिए। आप कुछ समय में ही देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आने शुरू हो गए हैं, और जो आप चाहते थे, जैसी पत्नी आप चाहते थे, वैसे ही रिश्ते आपको आ रहे हैं और उसी प्रकार की लड़की से आपका विवाह होगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो जैसा कि विशाल जी ने बताया कि अगर शादी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो लड़कियां जो हैं वो विष्णु भगवान की आराधना करें और जो लड़के हैं वो राधा की शरण में जाएं। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी ये विशेष चर्चा जारी रहेगी। विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर विशाल गुप्ता जी भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपने एस्ट्रो ज्ञान विज्ञान का लोहा मनवा चुके हैं। विशाल गुप्ता जी का ज्योतिष ज्ञान वैज्ञानिक तर्क पर आधारित है। उनके परामर्श, उपाय, ट्रीटमेंट वैज्ञानिक तर्क पर आधारित हैं। विश्व ख्याति प्राप्त एस्ट्रोलॉजर गुप्ता जी ने कई महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विषयों पर गहन परिश्रम कर कई दुर्लभ उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जैसे ज्योतिष प्रवीण, ज्योतिष विशारद, पामिस्ट, रेकी हीलर, वास्तु विशेषज्ञ, क्लिनिकल हिप्नोटिस्ट, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन इत्यादि। फॉर अपॉइंटमेंट NP 121, मॉरियन क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली 110088। ईमेल vishalgupta_astrologer@yahoo.co.in। वेबसाइट www.astrologervishalgupta.com। कॉन्टैक्ट नंबर 9811325861, 9312314561। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम एस्ट्रो ज्ञान बाय विशाल गुप्ता में, जहां आज हम बात कर रहे थे शादी और शादी से पहले आने वाली तमाम समस्याओं की। विशाल जी, जानना चाहती हूं कि जितनी भी बाधाएं आती हैं शादी से पहले, चाहे वो सगाई के दौरान हो, चाहे वो किसी और टाइम के दौरान हो, शादी में डिस्प्यूट्स हो, पारिवारिक कलेश हो दो फैमिलीज़ के साथ में, इन तमाम तरह की समस्याओं से किस तरह से छुटकारा पाया जा सकता है, क्या उपाय है? जी बिल्कुल, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी सगाई से पहले कोई परेशानी ना आए, हमारी शादी आराम से निमट जाए। तो जब आप शादी के लिए किसी के लिए सोच रहे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो उससे पहले अगर आप कुछ छोटे छोटे से उपाय करते हैं तो आपकी सभी प्रकार की विवाह बाधाओं को वो दूर करने में सहायक होता है। आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं कि हर बृहस्पतिवार को आप एक आटे का पेड़ा बनाएं और उस पर थोड़ा सा गुड़ रख करके गाय को लगातार 5 हफ्तों तक खिलाएं। तो इससे जो छोटी छोटी परेशानियां हैं जो विवाह में उत्पन्न होती हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी। एक और छोटा सा उपाय है कि आप प्रत्येक गुरुवार आप एक छोटा सा ये काम करें कि एक नारियल लें, सूखा नारियल, और उसके अंदर छेद करके आप कुछ बूरा, पंचमेवा और आटा ये सब भून करके उसके अंदर भरें और पीपल के वृक्ष के नीचे उसे दबा के आएँ। इससे क्या होगा कि आपने हजारों लाखों जीवों के भोजन का अरेंजमेंट कर दिया पहले से ही। तो आपके विवाह के अंदर उत्पन्न होने वाली
सभी परेशानियों को वो रोकने में आपको सहायक होगा। अगर आपकी एज हो गई है शादी की और शादी फिर भी नहीं हो पा रही है, कुछ योग नहीं बन पा रहे हैं, तो आप एक ये छोटा सा उपाय करें, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। आप किसी भी शुक्रवार की शाम को 8 छुआरे ले लें और उसे पानी में उबाल करके अपने सिरहाने पे रखें। सिरहाने पे रखने के बाद आप अगले दिन सुबह नहा धो करके उसे किसी भी बहते जल में प्रवाहित कर दें। प्रवाहित करने के बाद आप घर आएँ, हाथ मुँह धोएं और भगवान से ये प्रार्थना करें कि प्रभु, जो मेरी शादी के अंदर रुकावटें आ रही हैं उन्हें आप दूर कीजिए। ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपकी विवाह के अंदर जो बाधाएं आ रही थीं वो ख़त्म हो रही हैं। अक्सर एक चीज़ और देखी जाती है कि अगर लड़का या लड़की मांगलिक होते हैं तो उनके विवाह में बहुत ज़्यादा परेशानियां उत्पन्न होती हैं। तो अगर आप मांगलिक हैं तो आप एक मंगल चंडिका स्रोत होता है उसका नियमित रूप से पाठ करें और सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदर पाठ का जो वो पाठ होता है वो बहुत बहुत इफ़ेक्टिव होता है और सभी तरीके की परेशानियों को दूर करने में सहायक होता है। तो आप कोशिश करें कि रोज़ करें सुंदरकांड का पाठ। अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मंगलवार को और शनिवार को ये पाठ ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपके विवाह में अचानक परेशानियां आ जाती हैं, काम बनते बनते रुक जाते हैं, आपको लगा कि यहाँ तो रिश्ते की पूरी पूरी उम्मीद है और फिर भी वहाँ रिश्ते की बात नहीं बनी, तो आप खरगोशों को अनाज दें, खरगोशों को फीड करें, उन्हें भोजन दें। तो इससे भी जो विवाह से संबंधित परेशानियां हैं वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा एक और उपाय है कि जो विवाह योग्य युवक या युवतियां हैं तो युवतियां हर बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण करें और जो युवक हैं वो शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र धारण करें। अगर वो ये वस्त्र धारण करते हैं तो उनके विवाह में जो विलंब हो रहा है, जो परेशानियां आ रही हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। एक और बहुत इफ़ेक्टिव और छोटा सा उपाय है कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, आपकी एज ग्रुप के सभी लोगों के रिश्ते हो गए हैं, सगाइयाँ हो गई हैं, शादी हो गई है, लेकिन आपकी फिर भी शादी में विलंब आ रहा है, कई बार आपकी शादी होती है, होने के योग बनते हैं, सगाई हो जाती है, उसके बाद भी रिश्ता छूट जाता है, तो उसके लिए आप एक उपाय करें। आपके घर में, परिवार में, दोस्तों में जिस किसी की भी शादी हुई हो तो उसका वस्त्र लेकर के आप पहने। अगर किसी लड़की की शादी हुई है तो विवाह योग्य जो लड़कियां हैं वो उसका वस्त्र लें और पहने गुरुवार को, और अगर लड़कों का है तो वो अपने किसी भी जो संबंधी हैं जिनकी अभी शादी हुई है उनका वस्त्र लें और वो पहने शुक्रवार को। अगर वो ये इसको पहनते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपके विवाह में परेशानियां आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, अक्सर मैंने देखा है कि जो विवाह योग्य युवक या युवतियां होते हैं वो अपने घर के या तो नॉर्थ ईस्ट में सोते हैं या साउथ वेस्ट में सोते हैं। आप ये देखिए कि आपके घर के अंदर जो कोना है नॉर्थ वेस्ट का, उसे वायव्य कोण बोलते हैं, वो वायु स्थान है। वायु कभी भी टिक कर के नहीं रहती कहीं पर। तो अगर किसी लड़की की शादी में विलंब हो रहा है तो आप उस लड़की को अपने घर के नॉर्थ वेस्ट के अंदर सुलाइए और आप थोड़े समय में ही देखेंगे कि उसके रिश्ते का प्रयोजन बनना शुरू हो गया है। और जो घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है वो स्थिर कोना होता है, वहाँ पर अगर कोई शादी योग्य युवक या युवती सोएगा तो उसकी शादी में हमेशा विलंब ही रहेगा। तो कोशिश कीजिए। दूसरा, जो विवाह योग्य युवक या युवतियाँ हैं उनके कमरे में आप कृष्ण भगवान की मूर्ति लगाइए, साथ में उनको आप वैजयंती की माला पहनाइए और आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप मेरी शादी के मार्ग को प्रशस्त कीजिए। इसके अलावा एक बहुत सुंदर उपाय है, अगर आप इसे करते हैं तो आपको निश्चित रूप से इसके अंदर सफलता मिलेगी। आप बुधवार की सुबह सुबह 108 दूर्वा घास के टुकड़े जिनके 3 मुंह निकले होते हैं वो आप तोड़ के लाएं किसी पार्क से, और उसके बाद गणेश जी को वो अर्पित करें एक एक करके। और अगर आप लगातार ऐसा 7 हफ्ते 11 हफ्ते करते हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत सुंदर, बहुत सुशील और आपकी पसंद का वर जरूर मिलेगा।
भाई वाह, इतने सारे उपाय आपकी किस तरह से शादी से रिलेटेड तमाम बाधाएं हट सकती हैं, ये विशाल जी ने आज हमें बताया। विशाल जी, चलते चलते आपसे जानना ये चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि दो लोग आपस में प्यार करते हैं, उनका अफेयर चल रहा है, लेकिन कुंडलियाँ नहीं मिल रही हैं, परिवार वालों की तरफ से प्रॉब्लम है, ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, क्या है कि आज की तारीख के अंदर शुरुआत अफेयर से ही होती है। जैसा हमने शुरुआत में कहा, तो अक्सर ये होता है कि आपने कुंडली मिला ली, 36 गुण भी मिल गए, सब कुछ ठीक भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी शादी में परेशानी आती ही है शादी के बाद। तो हमें कुंडली मिलाने से पहले आज की तारीख में कंपैटिबिलिटी चेक करनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि दोनों के व्यवहार आपस में मिलते हैं या नहीं, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ओवर एम्बिशियस तो नहीं है, किसी को आगे प्रोजेनी में तो दिक्कत नहीं हो रही है, आपसी ओवर रिएक्शन वाले तो नहीं है, कोई बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनल तो नहीं है, कोई बहुत सेल्फिश तो नहीं है। अगर आपस में सामंजस्य अच्छा है तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन कोऑर्डिनेशन ही अच्छा नहीं है तो आप कितनी कुंडलियाँ मिला लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। तो कोशिश ये कीजिए कि आप जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं तो गुण मिलान तो अवश्य कराएं, लेकिन साथ में आप अपनी कंपैटिबिलिटी भी चेक कराएं। आप ये उनसे कहें कि आप देख कर के बताइए कि गुण तो मिल रहे हैं, क्या हमारी आपस में सोच भी मिलती है, हमारी आपस के अंदर अंडरस्टैंडिंग है, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं या सिर्फ गुण मिलान से ही काम चल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की तारीख के अंदर कि एक दूसरे के मन मिले, कुंडली मिले ना मिले, लेकिन कंपैटिबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आपको कोई एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे इतने सारे दर्शकों की तमाम तरह की समस्याओं, शादी से रिलेटेड स्पेशली समस्याओं का निदान किया। और इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन एक बार फिर से हम आपके सामने आपकी तमाम तरह की परेशानियों का निवारण लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए ऋचिशा को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। जी हाँ, तो आज विशाल जी ने तमाम तरह की शादी से रिलेटेड समस्याओं का निदान हमें बताया। इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन ये वादा ज़रूर करती हूँ कि अगले प्रोग्राम में कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के साथ विशाल जी के साथ मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए ऋचिशा को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और आज के एपिसोड में विशाल जी के साथ हम बात करेंगे आपकी आर्थिक समस्याओं की, आपकी फिनेंशियल पोजीशन की। पर सबसे पहले विशाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अच्छी फिनेंशियल पोजीशन का बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है? बिल्कुल सही। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं आर्थिक समृद्धि से रिलेटेड। क्या कॉम्बिनेशन बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि अगर आपके हॉरोस्कोप के अंदर अच्छे कॉम्बिनेशन आर्थिक समृद्धि के बन रहे हैं और उस समय को आप सिर्फ सो के निकाल देते हैं या उस समय आप एफर्ट नहीं करते हैं, तो आपको कोई भी आर्थिक समृद्धि से संबंधित फ़ायदा नहीं होता है, या जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। लेकिन अगर जिस समय आपके एंटी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं फाइनेंस से रिलेटेड, और उस टाइम आप जी तोड़ मेहनत करते हैं और कहते हैं कि मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ है, तो उसका कारण ही यही है कि आपने मेहनत करने के लिए, एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए गलत समय चुना है। मेहनत तो हमेशा ही करनी चाहिए, लेकिन जब अच्छा समय है आपका, आपको समय सपोर्ट कर रहा है, आपके प्लैनेट आपके साथ हैं, उस दौरान यदि एक्स्ट्रा पुश किया जाए, एक्स्ट्रा मेहनत की जाए, तो हमारे को उससे बेटर रिजल्ट मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अच्छे कॉम्बिनेशन किसी हॉरोस्कोप में फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लगन लॉर्ड की स्थिति क्या है। अगर आपका लगन लॉर्ड 11th हाउस में गया है तो ये आपके फाइनेंस के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन अगर यही लगन लॉर्ड 12th हाउस में चला गया है या छठे घर में चला गया है तो आपके लिए फाइनेंस की स्थिति अच्छी नहीं है। इसी तरीके से हम दूसरा ये देखते हैं कि आपका सेकंड लॉर्ड की क्या पोजीशन है। सेकंड हाउस बैंक बैलेंस को शो करता है। अगर वहाँ कुछ प्रॉब्लम है तो आप कितना ही कमाएंगे, आपका बैंक बैलेंस बन ही नहीं पाएगा, आप पैसे को जोड़ ही नहीं पाएंगे। सेकंड हाउस संचित धन का होता है जिसको आप जोड़ करके रख पाते हैं। तो अगर सेकंड लॉर्ड 11th में गया है, क्योंकि 11th हाउस का मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि पूरे 12 के 12 घर में
किसी हॉरोस्कोप के जो 11वां स्थान होता है वो लाभ का स्थान होता है। सभी ग्रह वहाँ पर वेलकम होते हैं। जितने अधिक ग्रह 11वें घर में होंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा। सब ग्रह आपको फाइनेंस के मामले में सपोर्ट करेंगे और जिस जिस ग्रह का जो नेचर है वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग आपको सहायता ही करेगा अगर वो 11वें घर में है। तो आप ये देखें कि दूसरे घर का स्वामी क्या 11वें घर में गया हुआ है। अगर गया हुआ है तो उसकी दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा अगर आप एफर्ट करते हैं। उसके अलावा आप ये देखें कि आपके योग कारक ग्रह की क्या स्थिति है। हर कुंडली के लिए, अलग अलग कुंडलियों के लिए अलग अलग योग कारक ग्रह होते हैं। तो आप ये देखें कि आपका योग कारक ग्रह जो एक अच्छा ग्रह है वो किस स्थिति में है। अगर वो 11वें घर में गया है या 9वें घर में गया है जो कि आपका भाग्य स्थान है, तो वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा जब उसकी दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आएगी। लेकिन अगर वही आपके 12वें स्थान में चला गया है जो कि आपका व्यय का स्थान है, तो वो आपके खर्चे एक्स्ट्रा कराएगा, आपको थोड़ी सी परेशानियां दे सकता है फाइनेंस से संबंधित। तो आप ये विशेष ध्यान रखें कि जिस टाइम आप एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, आप कोई डील साइन करने के लिए जा रहे हैं, आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो क्या आपके ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जिस कैरियर के अंदर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या उस टाइम पे कोई एंटी कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंस तो नहीं आ रहा है। आप कोई नई शॉप खोलने के लिए जा रहे हैं, आप कोई नया जॉइंट वेंचर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, और अगर उस समय आपका एंटी कॉम्बिनेशन है तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान ही होगा। तो आप कोशिश कीजिए, ये देखिए कि आपके लिए कौन सा समय बेहतर है जो आपको आर्थिक समृद्धि की ओर लेकर के जाएगा। विशाल जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया कि फिनेंशियल पोजीशन अच्छी करने के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, लेकिन अगर किसी का एंटी कॉम्बिनेशन है तो उस चीज़ की रेमेडी क्या है, क्या उपाय है कि वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। जी बिल्कुल, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे हॉरोस्कोप में किस समय हमारे फेवरेबल कॉम्बिनेशन है और किस समय अनफेवरेबल कॉम्बिनेशन है। जैसे अगर कोई शेयर मार्केट से संबंधित कार्य करता है तो हमें ये देखना है शेयर मार्केट के लिए 5वां, 8वां और 11वां घर फायदेमंद है। तो जिस समय उसके 5, 8, 11 का कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो रहा है हॉरोस्कोप में और वो शेयर मार्केट में काम करता है तो उसे निश्चित रूप से ही फ़ायदा होगा। लेकिन अगर इस दौरान 5, 8, 12 का कॉम्बिनेशन है और वो शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है तो वहाँ उसे नुकसान ही प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो आप उस सिचुएशन को अवॉइड करें जिस सिचुएशन के अंदर आपको नुकसान होने की संभावना है। अगर आप किसी बड़े इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और किसी बड़े काम के लिए जा रहे हैं जहां आपको लगता है कि आपको कंपटीशन मिलने के लिए जा रहा है, तो आप ये देखें कि आपका 6ठे और 11वें का कॉम्बिनेशन आए। 6ठा घर जो नॉर्मली होता है वो कंपटीशन का घर होता है। तो अगर आपका 6ठा घर एक्टिवेट है 11वें के साथ, 11वां घर लाभ का होता है, तो आपको उस समय ज़रूर उस कंपटीशन में फ़ायदा होना निश्चित ही है। लेकिन अगर 6 और 12 का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो उस समय जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप उस समय को निकाल दीजिए। जब 6-11 का समय आए तभी आप जाइए, तो आपकी सिचुएशन विन विन पोजीशन में ज़रूर होगी। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरीके से विशाल जी ने हमें समझाया कि किस तरह आप अपनी फिनेंशियल पोजीशन को विन विन सिचुएशन में ला सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त हो गया एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर हमारी विशेष चर्चा जारी रहेगी। विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर विशाल गुप्ता जी भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपने एस्ट्रो ज्ञान विज्ञान का लोहा मनवा चुके हैं। विशाल गुप्ता जी का ज्योतिष ज्ञान वैज्ञानिक तर्क पर आधारित है। उनके परामर्श, उपाय, ट्रीटमेंट वैज्ञानिक तर्क पर आधारित हैं। विश्व ख्याति प्राप्त एस्ट्रोलॉजर गुप्ता जी ने कई महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विषयों पर गहन परिश्रम कर कई दुर्लभ उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जैसे ज्योतिष प्रवीण, ज्योतिष विशारद, पामिस्ट, रेकी हीलर, वास्तु विशेषज्ञ, क्लिनिकल हिप्नोटिस्ट, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन इत्यादि। फॉर अपॉइंटमेंट NP 121, मॉरियन क्लेव, पीतमपुरा, दिल्ली 110088। ईमेल vishalgupta_astrologer@yahoo.co.in। वेबसाइट www.astrologervishalgupta.com। कॉन्टैक्ट नंबर
9811325861 9312314561। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम एस्ट्रो ज्ञान बाय विशाल गुप्ता में, जहां आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की। तो विशाल जी, अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर किसी की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहद ख़राब है, और ऐसा भी नहीं है कि वो लेज़ी बैठा हुआ है, वो आलस कर रहा है, वो बहुत बहुत मेहनत कर रहा है, ऐसे में किस तरह से किसी की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक की जा सकती है, क्या उपाय हैं? जी बिल्कुल, इसके लिए कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन्हें अपनी डेली लाइफ के अंदर अपनाते हैं, इनको पूरी श्रद्धा और आस्था से करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार निश्चित है। आप एक छोटा सा उपाय करें, ये आप सिर्फ साल में 2 बार करें, एक जुलाई में करें और एक दिसंबर में करें। किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को आप घर के सभी लोग दिन में 12 बजे परिवार के साथ अपने घर में पश्चिम की ओर मुँह करके बैठें। साथ में एक सूखा नारियल रखें, कुछ 250 ग्राम बूरा, कुछ पंचमेवा, कुछ चने, कुछ खील, कुछ बताशे, इन सबको मिक्स कीजिए और उस सूखे नारियल के अंदर आप भर दीजिए। भरने के बाद आप उसे किसी गड्ढे में दबा करके आइए। ये लक्ष्मी जी के लिए बहुत अचूक उपाय है, और इसको करने के बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन सुधरती चली जा रही है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमारी किस्मत को तो ताला लग गया है, बहुत मेहनत करते हैं कोई फल नहीं मिलता है, बहुत कोशिश करते हैं रिज़ल्ट 0 आता है, बहुत और एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं तो रिज़ल्ट माइनस में ही चला जाता है, बनते काम बिगड़ते चले जाते हैं, जहाँ फ़ायदा होना